बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहसिन नवाज साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं एबीएन न्यूज़ के। आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की मईशत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, बहरान का सामना है, उसको इन बहरानों से निकालने के लिए एक प्लान सामने आया जिसमें अस्करी हुकाम और पूरी हुकूमत बैठी, सर जोड़े और कुछ फैसले किए गए कि कैसे रिवाइवल हो सकता है हमारी इकानमी का। इस हवाले से जानते हैं मोहसिन नवाज साहब का तजिया। मोहसिन साहब बताइएगा, जिस पोजीशन पे हालत में हमारी मईशत पहुंच चुकी है, मुर्दा बिल्कुल एक जिस्म की तरह, क्या ये रिवाइवल प्लान जो है उसमें जान डाल सकता है? बहुत ही इसको अगर मैं पहला वर्ड कहूँ तो ये कहूँगा कि बहुत ही एम्बिशियस प्लान बनाया सही। है। मतलब एक तो ये कि इस हुकूमत पे सिर्फ 2 माह रह गए हैं। आज 20 जून है और 13 अगस्त तक इस असम्बली की मुद्दत है, 2 महीने से भी कम। और आइंदा 5 साल के लिए पूरा प्लान बना के बैठ गए हैं, जिसके तहत कोई 100 बिलियन की उन्होंने कहा जी हम एक्सपोर्ट लेके जाएंगे, 100 बिलियन की FDI आएगी, 70 बिलियन की एक्सपोर्ट हो जाएगी, 20 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगी। ये सब कुछ वो हुकूमत जो 1.5 महीने के लिए बैठी है वो कैसे प्लान कर रही है और उस पर अमल कैसे कराएगी, उसकी समझ नहीं आई। एक दूसरी बात ये कि इसमें आर्मी ने, जैसे आर्मी आपने बताया, आर्मी चीफ भी शरीक थे और आर्मी चीफ ने इसमें कहा भी है कि हम इस पे अमल दरामद में पूरा हुकूमत पाकिस्तान का साथ देंगे। तो अगर आपको याद हो तो PTI गवर्नमेंट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक जी। इकनॉमिक काउंसिल बनाई गई थी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, एक ऐसी इकनॉमिक काउंसिल जिसमें आर्मी चीफ मेंबर था। सही। और ये एक दूसरी मिसाल कायम की है अब PDM की गवर्नमेंट ने कि फिर एक इकनॉमिक काउंसिल बनाई है जिसमें आर्मी चीफ जिसका रुकन है। सही। तो अगर उसको एक सफ़े की हुकूमत कहा जा सकता था तो फिर इसका मतलब है एक बार फिर सेम पेज की हुकूमत बनने की सामने आई है। सही। और उस वक्त जो बाजवा साहब मीटिंग्स करते थे सनतकारों, ताजरों और सब लोगों से और माशी प्लान बताते थे, तो उसको बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया था। जी। तो शायद कुछ अरसे बाद इसको जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन का नाम दे दिया जाए। बहरहाल लेकिन मेरे ख्याल में इट्स टू एम्बिशियस सही। मौजूदा सूरत हाल में, इतना ज़्यादा कि जी आप 20 लाख जॉब्स क्रिएट कर लेंगे अगले 4-5 साल में, $70 अरब की, आप जो इस वक्त $30 अरब, 31 के करीब आपकी एक्सपोर्ट थी, वो आप 70 तक ले जाएंगे। और FDI जो आपकी चंद 1-2 बिलियन, इस दफ़ा शायद 1 बिलियन के करीब थी, तो वो आप 100 बिलियन तक ले जाएंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मुझे नहीं पता कि कैसे ये मुमकिन हो सकेगा। इस मीटिंग की, इजलास की जो प्रेस रिलीज सामने आई वो आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, आपसे डिस्कशन भी हुई। मेरे लिए जो चंबे की हैरत की चीज़ थी वो ये लाइन थी कि मंसूबे के तहत एक हुकूमत और इज्तमाही हुकूमत के तस्वर को फ़रोग दिया जाएगा ताकि सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। इसका मतलब नाजरीन को भी थोड़ा समझाएं, इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब तो मैंने, जैसे वो पहले हम बात कर रहे थे कि ये इसका मतलब वही सेम पेज की हुकूमत जो इमरान खान एक लफ्ज़ इस्तेमाल किए करते थे, या जी। उनके दौर में सियासी मुबसरीन इस्तेमाल करते थे कि सेम पेज पे हैं हुकूमत और एक ही सफ़े पे हैं और मिल के फैसले कर रहे हैं। सही। इससे ये तासुब देने की हुकूमत पाकिस्तान ने, PDM हुकूमत ने एक बार फिर ये कोशिश की है कि अब वो फ़ौज के साथ एक सफ़े पे हैं। सही। दूसरा इसमें जो एक अच्छी बात है कि एक वन विंडो आप सरमायाकारों को फ्राहम करें जिससे उनके सारे मसाइल हल हों। लेकिन जिसमें जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह की जुमलेबाजी की गई है, मुझे और इसमें पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है इस हुकूमत का हिस्सा है, ANP भी इस हुकूमत का हिस्सा है, और वो दोनों, ये दोनों ऐसी जमातें हैं जो सूबाई खुद मुख्तारी की बड़ी हामी होती हैं। बिल्कुल, जिन्होंने 18वीं तरमीम में बड़ा 18वीं रोल तरमीम किया। इसी बुनियाद पे की गई। तो जी। इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई इस वक्त PM ऑफिस की प्रेस रिलीज में और बाद में और भी कुछ लोगों ने बताया, उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे सूबाई हुकूमतों का भी कुछ किरदार वो वफाकी हुकूमत खुद अदा करने जा रही है, इस कम अज़ कम इस सरमायाकारी प्लान के तहत जो इन्होंने इनिशिएटिव का नाम दिया है, इसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जी। का नाम दिया गया इसको। इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि सूबाई खुद मुख्तारी की कुछ चीज़ें जो हैं वो कंप्रोमाइज़ होंगी। अब जिस अच्छा। पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का स्पेसिफिकली क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, सूबाई हुकूमत वहाँ की दावे करती रही है कि हम खुद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर के लिए, बाकियों के लिए लाएंगे। सही। तो बैंकिंग चैनल तो वैसे ही सूबों के हाँ, पास चले गए हुए हैं। तो क्या ये वो उस पर एतराज़ करेगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस पर, या नहीं करेगी? ये एक वन विंडो ऑपरेशन जिसमें मरकज़ के पास ही सब कुछ हो, उसको सूबे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? सही। इससे जुड़ी हुई, इससे पहले जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि इसहाक डार ने IMF के तरले करने के लिए अब दरवाज़ा खटखटाया है सेक्रेटरी फाइनेंस बरतानिया के का।
उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि अब हमारे पास इस जून के महीने के 10 दिन रह गए हैं, नवा प्रोग्राम हमारा वैसे ही ख़त्म हो रहा है, नए प्रोग्राम के लिए हमने क्या तैयारी की है और इसहाक डार साहब का राब्ता करना, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? राब्ते तो हम गुज़श्ता 3-4 महीने से खुद कर रहे हैं, बल्कि पीएम साहब 2 दफ़ा बता चुके हैं, अपनी तकरीरों में ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं कि उन्होंने खुद एमडी को फ़ोन किया आईएमएफ की और उनसे कहा कि जी हमें प्रोग्राम दिया जाए। ये भी उन्होंने खुद बताया कि जी मैंने उनको यकीन दिलाया कि आपकी जो शर्तें हैं हम मानेंगे, बस हमें प्रोग्राम हमारा दे दें। सही। लेकिन 20 जून हो गई है, 30 जून को नवा जो उनका प्रोग्राम है वो ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान के लिए, और अभी तक उनके एजेंडे पे ऐसी कोई बात पीएम तो नहीं ये है। भी कह चुके हैं ना चाहे कि हमने बेगर्स अमेरिका से, कांट बी चूजर्स, हाँ जी, तो फिर हमारे पास हमने ऑप्शंस क्या अमेरिका से भी है? सिफारिशें कराई, अमेरिकी सफ़ीर से मुसलसल मिलते रहे हैं, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को से भी रब्ता हुआ, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता हुआ है, क्योंकि दोनों ज़ाहिर है आईएमएफ के लिए एक बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ इसका असर नहीं पड़ रहा, और ये इसहाक डार अब तो 2-3 इंटरव्यूज़ में रेफरेंस दे चुके हैं कि जी ये पाकिस्तान को जियोपॉलिटिक्स का ये जो है ना वो उसकी नज़र किया जा रहा है, और ये आईएमएफ का प्रोग्राम दरअसल कुछ और चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने साजिश करार दे दिया था उन्होंने इसे। साजिश भी करार दे चुके हैं वो, लेकिन जब और एक तरफ वो ये साजिश कहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी जो भी हो जाए हमें ये प्रोग्राम चाहिए। सही। आपस में भी इनकी जो कोऑर्डिनेशन है उसमें भी, सोच में और कोऑर्डिनेशन में भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। आईएमएफ प्रोग्राम तो नहीं मिल रहा, ये तकरीबन अब तय है आईएमएफ 30 जून प्रोग्राम का तक। मुतबादल इन्होंने कहा था कि चलें हमारे पास पाकिस्तान के एसेट्स बिलियंस में ट्रिलियंस में एसेट्स पड़े हैं, जिसका आगाज़ उन्होंने रूज़वेल्ट होटल की प्राइवेटाइजेशन और उसको रेक्विजिट करने पर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगले असासे हमारे पास बचते क्या हैं जिनकी नज़र की तरफ इसहाक डार साहब का इशारा है, नज़र है? पाकिस्तान की मीशत को कह रहे हैं असासे बेच के भी तो ठीक की जा सकती है। असासे किसको बेचेंगे? ज़ाहिर है वर्ल्ड कम्युनिटी में किसी ना किसी वर्ल्ड को गिरवी रखेंगे, फॉरेन जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी ना, कोई जी, आएगा जो जैसे खरीदना हमारे चाहेगा। एयरपोर्ट्स, जैसे हमारे पार्क्स, जैसे हमारे रेडियो स्टेशन देखिए के वो तो बिल्डिंग्स और ये वो गिरवी स्कूक रख चुके हैं। स्कूक में तो एक बुनियादी शर्त होती है, आपको फिजिकल एसेट को रखना पड़ता है, वो तो सही। उसकी वजह समझ आती है। जब भी हमने स्कूक बाउंड जारी किया, हमें कुछ ना कुछ, चाहे वो इमरान हुकूमत थी चाहे नवाज हुकूमत थी, उसको फिजिकल एसेट बताना पड़ता है, ये इसके साथ मुंसलिक है। सही। लेकिन जो आप याद कर रहे हैं कि इतने एसेट्स हम बेचेंगे, वो खरीदेगा कौन? अभी ब्लूमबर्ग ने जो खबर दी, और हमने बाकी सब चैनल्स ने, फिर पाकिस्तानी चैनल्स ने भी खबर दी कि पाकिस्तान ने जो एलएनजी के लिए बिड्स दी थी, एक अक्टूबर की और एक दिसंबर की, उसके लिए किसी ने बोली देना भी पसंद नहीं जी, किया। जी, जी, जी। जो मैंने वजह उसकी, जो ब्लूमबर्ग का अपना कहना जो है, वो ब्लूमबर्ग के जो रिपोर्टर ने जो लिखा है उसका वजह यह है, उसका कहना यह है कि जो सप्लायर्स हैं उनको ये खदशा है कि पाकिस्तान नवंबर दिसंबर तक, अगर आईएमएफ का प्रॉमिस को नहीं मिल रहा, जो बाहर नहीं मिल रहा, तो नवंबर दिसंबर तक ये क्रेडिट डिफॉल्ट कर जाएगा। सही। क्रेडिट डिफॉल्ट से मुराद यह है कि उनको इस बात पर यकीन नहीं है कि पाकिस्तान नवंबर दिसंबर में डॉलरों में अदायगी करने में कामयाब होगा कि नहीं होगा, इसलिए कोई भी उस पर एतबार करके लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने को तैयार नहीं है कोई बैंक, सही। और ना कोई सप्लायर है वो इसको बिड करने को तैयार है। सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो चंद मिलियन डॉलर की ही कोई आपको बिड देने को भी तैयार नहीं है, तो आपके एसेट्स क्यों कोई खरीदेगा और कैसे खरीदेगा? सही। ये तो हो गया एलसीज का मामला, जो मैंने थंबनेल पे भी अपने लिखना था कि दो बड़ी खबरें हैं जो जिसने राज अफशा कर दिया कि इनके पास बेचने को कुछ नहीं। करने को कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त इनको राब्ता नहीं करना चाहिए हुकूमत को। आसिफ जरदारी साहब कोलिशन पार्टनर हैं इनके, जिनने कहा था मैं जेल में बैठ के मैंने मैशत पर बहुत सी किताबें पढ़ी, ऐसे 100 अरब डॉलर पाकिस्तान आ जाएगा और मैशत संभल जाएगी। ऐसे तो खैर शायद नहीं, लेकिन ये है एक बात, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो डाटा के ज़रिए पिछले दिनों भी काफ़ी लोगों ने उसको शेयर किया हुआ था, एक्सपोर्ट कम, जैसे भी उस पार्टी की गवर्नमेंट की और बुराइयां और खामियां और अच्छाइयां अपनी जगह पे लोग डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन एक बात ये रही कि 2008 से 13 के दौरान पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। वो 20 से बिलियन डॉलर से लेकर और उसको 30 तक ले गए थे सही। 5 साल में। जो नून लीग की हुकूमत में सिर्फ 1 अरब डॉलर का उसमें इजाफा हुआ, और वो शायद 31 तक पहुंची थी। जिसका मतलब ये है कि हालांकि उस वक्त एक सैलाब भी आया 2008 में, एक आलमी के साथ गुजारी भी थी, रिसेशन था, उसको वो भी अपनी जगह पे था, फिर दो बड़े सैलाब 10 और 12 के आए, उसके बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ाने का पीपल्स पार्टी के दौर मतलब यह है कि उनकी कुछ ऐसी पॉलिसी, और जिसमें बेसिकली मेरी अपनी ज़ाती राय में उनकी ज़रूरी पॉलिसी का किरदार था। सही। उन्होंने ज़राअत पे चूँकि तवज्जो दी थी, किसानों को इंसेंटिव्स कुछ दिए, इमदादी कीमतें बार बार बढ़ाई फसलों की, तो किसान को फ़ायदा हो रहा था। और अगर आपकी फसलें, अगर एक हम हैं भी बुनियादी तौर पर ज़रूरी मुल्क, अगर हमारी फसल अच्छी हो तो हमें वो जो हम डॉलर लगाते हैं फसल बाद में वो ख़रीदने पे, चीनी मंगवाने पे, गंदम मंगवाने पे, इस तरह की चीज़ें मंगवाने पे, उसमें अगर बचत हो जाए तो वो हमारा वो ट्रेड डेफिसिट भी कम होता है, फिर वो गंदम वो
चीनी जो हमें पड़ी होती है, हमारे पास एक्स्ट्रा अगर फसल हो जाए तो हम वो एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमा सकते हैं। अब पता नहीं जरदारी साहब के पास क्या प्लान होगा। एक बहरहाल उनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखाई थी, लेकिन ये एक्सपोर्ट 100 बिलियन तक भी जा सकती हैं। ये फिर मैं कहूँगा कि जिस तरह ये वाला प्लान 70 बिलियन वाला है, इट्स टू एम्बिशियस पाकिस्तान के लिए, जिसके पास बुनियादी तौर पे कुछ बेचने को इतना कुछ नहीं है सिवाय टेक्सटाइल और कुछ ज़रूरी आपके हमारा जो खाम माल है, उसके अलावा हमारे पास बेचने को ना तेल है ना कुछ और इसी तरह की कीमती मादनियात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट, और वो भी उस वक्त जब हम बुनियादी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तालीम का, प्रोफेशनल आईटी का और इसका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर नहीं कर पा रहे। टारगेट भी उन्होंने आईटी, ज़राअत और मादनियात ही रखा है इस प्लान में। जी हैं तो यही टारगेट हमारे, वो ये शायद रैकोडिक और थर की तरफ रैकोडिक, उनके जी ध्यान। जी मैं यही बात कहने लगा था कि शायद रैकोडिक की तरफ इनका ध्यान है कि वहाँ से जो अगर काम शुरू हो जाता है तो तांबा या सोना निकल आता है तो चांदी हो जाएगी। मार्केट तो जाहिर है इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा है, तो मे भी शायद इनकी तवज्जो उस तरफ हो। लेकिन अगर वो ना हुआ अगले 4-5 साल में तो फिर कैसे। सिर्फ आईटी सेक्टर्स में मेरे ख्याल में जो ब्लॉगर्स और इस टाइप से पैसा बाहर से आ रहा है वही है। आईटी में हम सॉफ्टवेयर ना डेवलप कर रहे हैं, ना गेमिंग के शोबे में हम आगे बढ़े हैं, ना हमारा कोई ई शॉपिंग और इस मार्केट से हमने कोई फ़ायदा उठाया अभी तक। पाकिस्तान में आईटी के शोबे में है तो सही, पोटेंशियल भी पोटेंशियल है, बहुत लोग है। काम भी करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस भी यहाँ पर हैं, लेकिन बात थोड़ी सी हमें अभी किसी वक्त में तो हमने तवज्जो की थी, फ़ायदा ज़्यादा हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा आईटी की जो हमें इनिशिएटिव फिर बजट में देने की कोशिश की है इन्होंने कि शायद हम ये जो इनिशिएटिव दे रहे हैं, टैक्स स्पेशली आईटी एक्सपोर्टर के लिए इन्होंने काफ़ी सारी रियायत दी हैं, उसको पैसा बाहर भिजवाने में, उसको वहाँ से जो सामान मंगवाने में काफ़ी सारी सहूलियात दी हैं कि शायद उससे कोई हमारी आईटी एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़े। लेट्स होप कि वो पढ़े लिखे, भारत एक बहुत बड़ा शोबा है, लेकिन हमारी उसके लिए बुनियादी तौर पे हमने उसकी जो प्लानिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह है कि हम जिस तरह इंडिया ने आईटी में बहुत बड़ा, खैर वो मुल्क भी बहुत बड़ा बहुत है, बड़ी इंडस्ट्री है उनकी। लेकिन हमने थोड़ा सा भी उसकी तरफ थोड़ी सी इतनी ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं की कम अज़ कम। और ये सबसे आसान काम है जो अगर हम 5-10 साल थोड़ा सा अपनी कंप्यूटर की एजुकेशन पे तवज्जो करके और स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन पे तवज्जो करके कंप्यूटर की काम करें तो मेरा ख्याल में हम उसके कुछ 5-10 साल बाद हम इसमें आईटी में बहुत बड़ा एक हमारा एक्सपोर्ट का ज़रिया बन सकता है। वीडियो के स्टार्ट में आपने बात की थी कि ये एक्शन प्लान जो है रिवाइवल वाला, माजी में भी ऐसा ही रिवाइवल का प्लान आया था, उसमें और इसमें बेसिक फ़र्क क्या आपको नज़र आता है इमरान खान के दौर में और अब जो शहबाज हुकूमत लेके आई है? इमरान खान सब 2-3 चीज़ों पे ज़ोर देते थे। एक तो उनका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ज़ाहिर है वो बहुत सारी उन्होंने इंसेंटिव्स दिए थे कि वो पैसा लाएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा उनका जो ज़ोर था वो कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन, था, जिस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने टूरिज़्म। ज़ोर दिया था, टूरिज़्म पे ज़ोर दिया था। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके तहत वो करना चाह रहे थे। कोरोना की वजह से इन दोनों तीनों प्लानों में स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन और टूरिज़्म का प्लान था वो 2 साल काफ़ी मुतासिर हुआ। 2020 में भी 2021 में भी काफ़ी हद तक वो ज़ोर नहीं रहा था और जिसमें वो हो सकता। अपना मेरे एक नुक्ता नज़र है कि कंस्ट्रक्शन बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा अहमियत देना मईशत को उतना फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ। कम अज़ कम सही हमने पाकिस्तान में नहीं देखा कि कंस्ट्रक्शन को अगर आप उसको बूम बुनियादी सनत देंगे तो करार उन दें तो कोई हमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिले। उसकी वजह ये है कि अरबों रुपए सर्कुलेट होते हैं, आपको पता है हमारी रियल एस्टेट मार्केट में, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो चंद लोगों नज़र को। नहीं आता। सिर्फ चंद लोग कमा के चले जाते हैं, ना जॉब क्रिएशन होती है, ना उसका कोई एक्सपोर्ट का फ़ायदा है, ना हमें कोई ज़र मामला मिलता है। सिर्फ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ इन्वेस्टमेंट सेव हो जाती है और यहाँ के चंद जो बड़े रियल एस्टेट नाम हैं वो अपनी कमाई कर लेते हैं अरबों रुपए की, लेकिन पब्लिकली उसका पाकिस्तान के ख़जाने को भी और पाकिस्तान के आम अवाम बंदे को को भी भी। वो फ़ायदा नहीं मिलता। सही। बहुत शुक्रिया मोहसन नवाज साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।